नमस्कार, बीएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिरायु जोशी। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी सियासत के राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। गुना के पूर्व सांसद केपी यादव इन दिनों राजनीतिक वनवास काट रहे हैं। उनके राजनीतिक पुनर्वास के कयास लगाए जा रहे थे। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि सिंधिया की रिक्त हुई राज्यसभा सीट पर बीजेपी केपी यादव को राज्यसभा भेजेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्व सांसद केपी यादव कई दिनों से बीजेपी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से नदारद भी दिखाई दिए। लिहाजा कांग्रेस पूर्व सांसद बीजेपी नेता केपी यादव के प्रति हमदर्दी दिखा रही है। कांग्रेस केपी यादव के बहाने सिंधिया और बीजेपी पर गुना लोकसभा सीट के यादव समाज के लोगों के साथ छलावा किया जाने के गंभीर आरोप भी लगा रही है। हालांकि कांग्रेस की केपी यादव के प्रति हमदर्दी पर बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजनीतिक वनवास काट रहे पूर्व सांसद केपी यादव। केपी यादव को नहीं मिली राज्यसभा की सीट। कांग्रेस केपी यादव के बहाने सिंधिया पर कसा तंज। यादव समाज के लोगों के साथ छलावा कर रही बीजेपी। हमदर्दी पर बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए। 2019 में गुना लोकसभा सीट पर बीजेपी के जीत का परचम लहराने वाले केपी यादव को 2023 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उनके टिकट कटने के बाद बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए केपी यादव को चुनाव कैंपेन में उतारा था। इस दौरान गुना लोकसभा सीट के अशोकनगर में चुनावी सभा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने केपी यादव को भरोसा दिलाया था कि पार्टी उनका ख्याल रखेगी। गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद गुना लोकसभा सीट के यादव समाज के लोगों ने बीजेपी के लिए खुलकर मतदान किया। उनका परिणाम यह रहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना लोकसभा सीट पर बेहतरीन जीत हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया तो यह कहा जाने लगा कि अब केपी यादव को सिंधिया की जगह बीजेपी राज्यसभा का सांसद बनाएगी। केपी यादव अंदर खाने राज्यसभा जाने के लिए भी तमाम प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने केरल के नेता जॉर्ज कुरियन को सिंधिया की रिक्त हुई सीट पर राज्यसभा भेजा। ऐसे में कांग्रेस केपी यादव के बहाने बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। सिंधिया के सामने गुना लोकसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर लड़े राव यादवेंद्र सिंह ने केपी यादव के बीजेपी पे हाशिए पर जाने पर सिंधिया और बीजेपी पर निशाना साधा। राव यादवेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करती है और अपना काम निकालने के बाद जनता हो या नेता हो, दोनों को ही दरकिनार कर देती है। यही हश्र केपी यादव का भी हुआ है। उन्होंने इसे यादव समाज से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि केपी यादव के साथ जो हुआ उस घटनाक्रम से गुना लोकसभा सीट के यादव समाज के लोग भी दुखी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग वादे करने में माहिर हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं और तमाम प्रकार के, चाहे विकास के वादे हों, चाहे किसी को दिया हुआ आश्वासन हो, उनका तो काम निकलना चाहिए, उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जनता में कहीं ना कहीं जब वो वर्तमान में सांसद थे और तो निश्चित रूप से उनके समर्थक भी थे, तो बिल्कुल निराशा होगी। केवल एक समाज और एक व्यक्ति की बात नहीं है, ऐसी तमाम प्रकार के समाज के नेता और तमाम प्रकार की लोगों के साथ छलावा और धोखा तो होता चला आ रहा है और किया है। इस मुद्दे पर भाजपा ने राव यादवेंद्र सिंह को करारा जवाब दिया। पूर्व सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने कहा कि बीजेपी केपी यादव के साथ है और यादव समाज का भी बीजेपी पूरा सम्मान कर रही है। विवेक नारायण सेजवलकर ने कांग्रेस से सवाल किया है कि जब कांग्रेस में यादव समाज के सुभाष यादव की मुख्यमंत्री बनने की बारी आई थी, तब कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार कर दिया था, लेकिन आज बीजेपी ने यादव समाज के डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यादव समाज को पूरा सम्मान दिया है। उन्होंने राव यादवेंद्र सिंह के सभी आरोपों को सिरे से नकारा है। ये कांग्रेस अपना घर देखे, उसे भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उसके नेता क्या कर रहे हैं, ये उनका इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को ही देख रहा हूँ। 2004 के बाद से लगातार 20 वर्षों तक भाजपा प्रदेश में
सरकार बना रही है। लगातार दो बार 29 सीटें, सारी सीटें, 28 सीटें पूरी हम जीत रहे हैं। मेरा मानना है कि वो अपनी पार्टी की तरफ देखें। और जहाँ तक KP यादव जी का सवाल है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो हमेशा इस बात के लिए सजग रहता है कि किससे क्या काम लेना, किसको कौन सी जिम्मेदारी देना। और मुझे पूरा भरोसा है कि समय आने पर उनके योग्यता के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही KP यादव ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि कुछ लोग कहीं न कहीं मुझे देखकर थोड़े उदास हो रहे थे। वे कह कुछ नहीं रहे थे, लेकिन उनके चेहरे और उनकी आंखें थोड़ी उदास दिखी। तो मैं यही कहूँगा कि आप चिंता न करें, बंसीवाले पर भरोसा रखें, और मैं यही कहूँगा टाइगर अभी जिंदा है। कुछ लोग कहीं ना कहीं मुझे देखकर थोड़े उदास हो रहे थे, कुछ ना कुछ वो कह कुछ नहीं रहे थे, लेकिन उनके चेहरे और उनकी आंखें थोड़ी उदास दिखी। तो मैं यही कहूँगा कि आप चिंता ना करें, बंसी वाले पे भरोसा रखें, और मैं यही कहूँगा कि टाइगर अभी जिंदा है। धन्यवाद। कुल मिलाकर KP यादव का राजनीतिक वनवास ग्वालियर चंबल अंचल के सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कांग्रेस KP यादव के बहाने बीजेपी और सिंधिया के खिलाफ ग्वालियर चंबल अंचल में माहौल तैयार करने में जुटी हुई है। KP यादव टिकट कटने के बाद से ही बीजेपी के कई प्रमुख कार्यक्रमों से बिल्कुल आउट नजर आ रहे हैं। वह राजनीतिक तौर पर भी फिलहाल सक्रिय नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि इस तरह की चर्चाएं भी है। KP यादव इन दोनों पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ग्वालियर से प्रहलाद सेन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बजट को लेकर विभागीय तैयारियां शुरू होने वाली है। साय सरकार के दूसरे बजट की तैयारियों को लेकर विभाग से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। बजट बनाने की शुरुआत 5 सितंबर से शुरू होकर 21 जनवरी तक चलेगा। वहीं बजट से पहले छत्तीसगढ़ में कर्ज लेने का मुद्दा एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विकास के नाम पर छत्तीसगढ़ में 7 महीने की सरकार ने करीब 25,000 करोड़ का कर्ज लिया है, तो वहीं कर्ज के मुद्दे पर अब ब्याज सहित सियासी बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ निर्माण से अब तक 1 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लिया। सत्ता दल अपने लुभावने वादों को पूरा करने लेती है कर्ज। 2018 में रमन सरकार ने 41,695 करोड़ कर्ज छोड़ा था। 2023 तक भूपेश सरकार ने 82,000 करोड़ का कर्ज दिया। पिछले 7 महीने में सरकार ने 25,000 करोड़ का कर्ज लिया है। फटी जेब और घी बांटकर खुद को जनहितैषी बताने की लालसा में सरकारें कर्ज के बोझ में डूबती जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी कर्ज को लेकर खूब सियासत हो रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष विकास के नाम पर कर्जे पे कर्जा ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे अनुभवहीन सरकार कह रही है। स्थिति यह है कि राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे कैसे कम किया जाए, कैसे कर्ज का बोझ कम हो, इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं। बाद इसके सियासत खूब हो रही है। छत्तीसगढ़ में कर्ज को लेकर सियासत तेज हो गई। वित्त मंत्री OP चौधरी ने कर्ज लेने को लेकर कहा कि राज्य के विकास के लिए कर्ज लिया जाता है और यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के तहत लिया जाता है। कोई अनलिमिटेड कर्ज नहीं ले सकता। FRBM के ऐप में 3% GSDP और टोटल कर्ज 25% GSDP के मानकों तहत कर्ज लेंगे। मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा करेंगे। कांग्रेस कर्ज लेती थी जेब भरने के लिए, जबकि भाजपा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कर्ज ले रही है। कर्ज लेने की जो बात है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नॉर्म्स तय करता है उसी के तहत कोई कर्ज ले सकता है। कोई अनलिमिटेड कर्ज नहीं ले सकता है। FRBM का जो एक्ट है 3% ऑफ GSDP और जो टोटल कर्ज है वो 25% ऑफ GSDP का जो मानक होता है उसके तहत ही हम कर्ज लेंगे। छत्तीसगढ़ के फाइनेंशियल सिस्टम को प्रूडेंट रखते हुए, एफिशिएंट रखते हुए हम महतारी वंदन भी पूरा करेंगे, किसान साथियों के लिए भी काम पूरा करेंगे
जो कॉलेजों का निर्माण है, मेडिकल कॉलेजों का निर्माण है, रायपुर मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 700 600 करोड़ रुपए देने जैसे काम है। कांग्रेस कर्ज लेती थी अपना जेब भरने के लिए, हम कर्ज लेंगे, आरबीआई के नॉर्म्स के तहत कर्ज लेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उसको सही ढंग से उपयोग। बढ़ते कर्ज को लेकर पीसीसी चीफ दीपक वैज का बयान भी सामने आया है। पीसीसी चीफ दीपक वैज ने शायद सरकार को अनुभवहीन सरकार कहा। पीसीसी चीफ दीपक वैज ने कहा कि 8 माह में ही सरकार ने 25,000 करोड़ कर्ज लिया है। आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ सिर से पैर तक कर्ज में डूबा होगा। अनुभवहीन सरकार ज्ञानी वित्त मंत्री से व्यवस्था नहीं संभल रही। हमारी सरकार ने भी कर्ज माफ किया, किसानों को पैसा दिया, फिर भी इतना अधिक कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ को कर्ज के बोझ में दबा रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें, रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री और एक ज्यादा ज्ञानी वित्त मंत्री ज्यादा ज्ञान बांटते थे। आखिर छत्तीसगढ़ को इस 8 महीने में 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की कर्जा में लाद दिए, जो हमारी 5 साल की सरकार ने इतना कर्जा हम नहीं ली। क्या हमारी सरकार में किसानों को कर्जा माफी नहीं किए? क्या हमारी सरकार में किसानों को हम 2500-2600 रुपए से 2800 रुपए धान का कीमत नहीं दिए? क्या हम दिए, लेकिन इतना कर्ज नहीं दिए। लेकिन इस सरकार के पास सरकार चलाने के लिए बिल्कुल भी अनुभवहीन सरकार है कि आने वाला समय में छत्तीसगढ़ को 5 साल में बिल्कुल पैर से लेकर सर तक इस सरकार ने पूरी तरह से कर्ज से डुबोने वाली है। तो अब देखना होगा कि दावों और वादों के बीच सरकार के कर्ज का कितना उपयोग जनहित में होता है, इस कर्ज से राज्य के लोगों को कितना आर्थिक विकास होता है और कब छत्तीसगढ़ के सर से कर्ज का बोझ कम होगा। बीएसटीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी। 1800 करोड़ की लागत से बनने वाली रेलवे परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद शीघ्र ही इसका काम चालू होने के 4 साल में इस रेलवे परियोजना का काम पूरा हो सकेगा, जहां इंदौर मनमाड़ रेलवे परियोजना से आयात निर्यात के साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित साउथ के भी लोगों को फायदा होगा। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मनमाड़ रेल परियोजना को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस 18,000 करोड़ रुपए की परियोजना से मालवा क्षेत्र के आदिवासी अंचल में क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी और पलायन की समस्या का समाधान होगा। परियोजना के तहत 309 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जो बड़वानी, खरगोन, धार और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगी और महाराष्ट्र के नंदुरबार तक पहुंचेगी। यह परियोजना उज्जैन और 4 अन्य ज्योतिर्लिंगों को भी जोड़ेगी और ग्वालियर, झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ और नेपाल तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। देश के लिए एक आजादी के बाद का सर्वाधिक खुशी देने वाले दिनों में से एक दिन है, जब कल की कैबिनेट और कैबिनेट के माध्यम से जो समाचार आए, ये जो नई मनमाड़ रेल परियोजना मंजूर जो हुई है इंदौर से मुंबई, इंदौर तो क्या, मैं तो इसको उज्जैन से देखता हूँ, क्योंकि ये उज्जैन से मुंबई तक का रास्ता जोड़ा है। ये त्र्यंबकेश्वर से महाकालेश्वर के बीच का पूरा एक रास्ता है जो अपने 4 ज्योतिर्लिंग तक जोड़ेगा। कल्पना करना थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कि क्या वाकई 18,500 करोड़ की रेल लाइन को एक झटके से ऐसे कर सकता है क्या? वाकई लगता है कि 56 इंच के सीने वाले की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मध्य प्रदेश में नए रेलवे नेटवर्क खोजना और वो प्रस्तावित करो, उन सबके लिए अपनी सरकार पैसे देगी। और उसमें उन्होंने जो पीछे का मंतव्य छिपा होता है वो और महत्व था, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में रेलवे के नेटवर्क से मध्य प्रदेश का तो भला होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश बोलते ही देश का मध्य में है, इसलिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशा में अगर हमको जाना है तो मध्य प्रदेश से गुजरना है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर विकास करने में वो संभावना भी छिपी हुई है, जिसके कारण से देश की आवश्यकता है। और ये उदार और ये गंभीर सोच से ही इसी प्रकार के प्रोजेक्ट की सफलता होती है। ये जो रेल का विकास नहीं है, ये हमारे आदिवासियों का विकास है, आदिवासियों के आर्थिक उनकी जिंदगी के बदलाव का विकास है। और इसीलिए वो बड़ी संभावना है, जैसे कई बड़ी बड़ी संभावना हमारी माइनिंग से लेकर के मिलेट्स तक, बड़ा मोटा अनाज का पूरा बेल्ट है,
हमारा अपना आलू मालवा से निकलने वाला और नासिक से आने वाला प्याज, ये बड़े पैमाने पे फूड इंडस्ट्रियों के लिए परस्पर आवागमन का है। ऐसे ही लॉजिस्टिक हब बनाने की बहुत बड़ी संभावना का क्षेत्र है कि रेल की सुविधा जब तक 4 साल में ये डेवलप होगी तब तक समान रूप से राज्य सरकार भी विकास का रोडमैप बना करके समान रूप से पूरे क्षेत्र में विकास के लिए आज से ही संकल्प कर रही है कि हम अपनी रेल लाइन के बनते बनते तमाम प्रकार के विकास के जो पैमाने हैं जिसके आधार पर वो पूरे क्षेत्र में विकास का नया ये अवसर अच्छे से संपन्न होगा, इस पे बात करेंगे। इसलिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हम सोच रहे हैं। आर्थिक प्रगति का एक पूरा रास्ता बनेगा, इसीलिए बड़वानी, खरगोन, खंडवा, धार, इंदौर, उज्जैन, इस पूरे बेल्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है। आर्थिक राजधानी इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर से मनमाड़ की लाइन शुरू होने को लेकर के प्रस्ताव पास हो चुका है और इसमें तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए से रेलवे परियोजना बनाई जा रही है। बात की जाए इस रेलवे परियोजना से तो न सिर्फ मध्य प्रदेश साथ ही साथ महाराष्ट्र को भी इसका बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आयात और निर्यात के लिए यहाँ से मनमाड़ लाइन का शुरू होने के बाद में काफ़ी जो आयात निर्यात है उसका तो एक बेनिफिट रहेगा ही सही, लेकिन 100 किलोमीटर का जो दायरा है वो भी कम किया जाएगा, जिससे समय की बचत भी होगी और जो परिवहन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकेगा। बात की जाए तो जितने व्यापारी वर्ग के लोग हैं या फिर जो आयात निर्यात की चीज़ें हैं उसमें भी काफ़ी असर देखने को मिलेगा। 1800 करोड़ रुपए की हुई योजना में तकरीबन 309 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता बनाया जा रहा है। छोटे बड़े ब्रिज की अगर बात की जाए तो 300 से भी अधिक छोटे बड़े ब्रिज और 9 तकरीबन जो टर्मिनल है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। इस परियोजना की शुरुआत के बाद रेलवे मंत्री की अगर बात की जाए तो अश्विनी वैष्णव ने इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ यहाँ पर प्रेस वार्ता की और इसकी जानकारी भी दी गई है। इसकी शुरुआत तकरीबन इसे 2028 के अंतिम दिनों में जो है इस परियोजना का लाभ आम लोगों को मिल सकेगा। इस रेलवे परियोजना के तहत 309 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें छोटे बड़े तकरीबन 30 से भी अधिक रेलवे स्टेशन और 9 टर्मिनल बनाए जाएंगे। इस रेलवे परियोजना से इंदौर एक बंदरगाह से भी जुड़ जाएगा, जहां आयात निर्यात में व्यापारियों को आसानी होगी और 100 किलोमीटर तक का सफर कम होगा, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। जनता में इस परियोजना के प्रस्ताव को लेकर आम लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। दूल्हे से बुल्लाना तक का उधर काम चल रहा है और इधर टच हो जाए तो पीतमपुर एक बंदरगाह से जुड़ जाएगा, आयात निर्यात का फायदा होगा और एक अच्छी योजना है प्रधानमंत्री जी ने चालू करी है कि आम जो पब्लिक है इधर की उनको रोजगार भी मिलेगा, कम से कम 2-2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा इधर। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस परियोजना की महत्वता को मान्यता दी, जिसमें 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की कमी और 18 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। परियोजना से पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को लाभ होगा, जिससे प्याज, फल, सब्जियां और कपास की सप्लाई चेन में सुधार होगा। इसमें एक 17.7 किलोमीटर लंबा टनल और 33 फ्लाईओवर, 62 अंडरपास शामिल होंगे, जो यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में इसको मंजूरी मिली है और लगभग 18,000 करोड़ की ये जो रेल परियोजना है, जिसके बनने से नॉर्थ से लेके साउथ का लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा जो रूट है वो छोटा होगा और इससे ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी और इसको बन जाने से जो हमारे 6 ज़िले हैं वो भी लाभान्वित होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेलवे ट्रैक बनने के बाद हमारा जो इंदौर जो वेस्टर्न रेलवे का आखिरी स्टेशन था, अब पूरे देश के मध्य स्टेशनों में आ जाएगा। यहाँ से देश के अन्य शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रेस वार्ता में इस परियोजना रेल परियोजना का पूरी जानकारी दी गई, जिसमें अगर बात की जाए तो खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जुड़े हुए थे। बात की जाए रेल योजना को लेकर तो 1800 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट जो है इसका प्रस्ताव पास किया गया है और इंदौर मनमाड़ के बीच चलने वाली
जो रेल परियोजना होगी उससे आम लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। कैमरा पर्सन गणेश के साथ भारत पाटिल, BSTV, इंदौर। मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सदस्यता के साथ सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो गया है। संगठन ने 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का नया टारगेट रखा है। कार्यकर्ता कमजोर बूथों पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। अभियान की शुरुआत भी इन्हीं बूथों से की जा रही है। देखिए भोपाल से हमारी खास रिपोर्ट। सदस्यता शुरू, टारगेट फिक्स। 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य का लक्ष्य। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ली सदस्यता। कमजोर बूथों पर सबसे ज्यादा जोर। संगठन ने कमजोर बूथों पर ली चुनौती। प्रदेश बीजेपी ऑफिस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सदस्यता दिलाई। सीएम के साथ कैबिनेट के मंत्रियों ने भी सदस्यता ली। सीएम की सदस्यता के साथ प्रदेश में सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यकर्ता प्रदेश में दिए टारगेट से ज्यादा सदस्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के जरिए प्रदेश की अव्यवस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है। सबसे पहले लाउडस्पीकर पर कार्रवाई की गई। शिक्षा नीति के तहत हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले गए। नर्मदा जल का उपयोग सिंचाई और पीने के पानी के लिए किया गया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के लोग मोटी चमड़ी के लोग थे, जिनको बुंदेलखंड की समस्या नहीं दिखी। अब जल परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने कमलनाथ का नाम नहीं लेते हुए कहा कि पहले अमीरों के घर में हेलीकॉप्टर खड़े होते थे, लेकिन अब गरीबों के घर में हेलीकॉप्टर खड़े कर दिए। सरकार ने आम जनता को एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा को हमने जीता। इसे लोग एवरेस्ट की चोटी बताते थे। तो सुसंस्कृत शिक्षा व्यवस्था में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर इसी 6 महीने के अंदर हमारी सरकार के पहले निर्णय के आधार पर सभी कॉलेजों के अंदर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का काम अपनी सरकार ने किया है। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान का आशीर्वाद हमको मिला है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश का, मित्रों ये कई साल पहले हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के लोग केवल राजनीति करते हैं। जनता की भलाई और बेहतरी के लिए कुछ नहीं कहा जाता। इतनी मोटी चमड़ी के लोग थे, उनको हमारे इस क्षेत्र के अंचल की कठिनाइयां दिखाई नहीं दी। मुझे बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा कि 12,000 करोड़ के टेंडर हमने कर दिए। 45,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को दिए और 45,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को दिए। ये हमारा सौभाग्य। हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। हेलीकॉप्टर बाद में होगा। पुरानी सरकार में बड़े लोग अपने घर में हेलीकॉप्टर रखते थे, हमने गरीब के घर में हेलीकॉप्टर रखने का प्रयास किया है। प्रदेश में बीजेपी के 41 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता। हर कार्यकर्ता को 4 सदस्य बनाने का टारगेट। इस हिसाब से 1 करोड़ 64 लाख सदस्य बन सकते हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 64,871 बूथों पर मतदाता को बीजेपी से जोड़ेंगे। 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य मध्य प्रदेश में बनाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर सवाल उठाने पर कहा कि कांग्रेस आलोचना करती रहे, सदस्य बनाते रहेंगे हम। अल्पसंख्यक भी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों ने बीजेपी को वोट दिया। प्रधानमंत्री की योजना से अल्पसंख्यक बहनें प्रभावित हैं। ये संख्या बढ़ने का अभियान नहीं है, गरीबों का जीवन बदलने का अभियान है। और मैं मानता हूं कि हमने जो संकल्प लिया है कि 64,871 बूथों पर जो 2 करोड़ 24 लाख मतदाता लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सदस्य के चुनाव में हमें मतदाता के तौर पर जिन्होंने मतदान किया, ऐसे लोगों को सदस्यता का लक्ष्य लगभग 1.5 करोड़ हमने लक्ष्य लिया है। जो उमंग और उत्साह, जो कार्यकर्ताओं का एक्टिविज्म जो दिखाई देता है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे विश्वास है कि हम 1.5 करोड़ से ऊपर नए सदस्य बनाकर देश के अंदर मध्य प्रदेश सदस्यता अभियान में भी, संगठन पर में भी इतिहास बनाएगा। वोट है और अच्छा है, हमारा काम सदस्यता अभियान करना है। और हमने तो ये भी कहा है कि अगर कोई आस पड़ोस में गलती से आपको लगता है कि वो कांग्रेसी है तो भूल जाओ, और कोई कांग्रेसी नहीं है उसके घर जाओ, चाय पियो,
और मिस कॉल से मोदी जी के नेतृत्व में सदस्य बनाओ, वो आलोचना करते रहें और हम सदस्य बनाते जाएंगे। बीजेपी के अनुसार मध्य प्रदेश के सभी 64,871 बूथों पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और 1.5 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनेंगे। अगर हमने प्रत्येक बूथ पर 251 सदस्य बना लिए तो प्रदेश के सारे बूथ मिलाकर हम अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। दूसरे समीकरण के अनुसार 41 लाख अधिक कार्यकर्ता काम में लेंगे। अगर इन्होंने 4 सदस्य बना लिए तो टारगेट से ज्यादा सदस्य बन जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी को 2 करोड़ 24 लाख वोट लोकसभा के चुनाव में मिले थे। बीजेपी इन्हें तमाम समीकरण के लिहाज से 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का दावा कर रही है। आज प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सदस्यता की है। सारे मंत्रिमंडल के लोगों ने, सदस्यों ने भी आज सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत, जनता के उत्साह, सरकार के द्वारा किए गए कार्य, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की लोकप्रियता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सबके साथ समन्वय बनाकर प्रदेश को आगे ले जाने की क्षमता, इन सब के आधार पर हमारा टारगेट निश्चित रूप से पूरा होगा। 2.25 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और उससे भी ज्यादा शुभचिंतक भारतीय जनता पार्टी के हैं। मुझे नहीं लगता है कि यह टारगेट कोई अतिरिक्त है। हर अवसर के ऊपर, बूथ के ऊपर कार्यकर्ता एक परिवार के अंदर जाएगा और सदस्यता ग्रहण करवाएगा। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है। सभी सदस्यों का नवीनीकरण हो रहा है। कल प्रधानमंत्री जी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता दिलाकर सदस्यता का नवीनीकरण कराया था। आज प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का नवीनीकरण कराया है। हम सब कार्यकर्ता भी अब अपनी अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करते हुए जो लक्ष्य मध्य प्रदेश का निर्धारित हुआ है उसकी पूर्ति में अपना तन, मन और जीवन समर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दावा किया है जो टारगेट पार्टी ने रखा है उससे ज्यादा कार्यकर्ता इस बार सदस्य बनाएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी होगा। सदस्यता के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 आएगा। सदस्यता अभियान शुरू हो गया है और जल्द इसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। बात सियासत के लिए आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।